के तीसरे पहर कराची के सदर बाजार के पीछे वाक़या गुंजान गलियों में एक साए की तरह मैं होटल से निकला। हाथ में बची हुई आधी रोटी थी, जेब में सिर्फ 100 रुपये और दिल में भूख के साथ एक पुराना ख्वाब। भरे पेट में मुर्ग मुसल्लम खाने का। पेशावर से जब मैं कराची आया था तो एक ही इरादा था, कुछ पैसे कमा कर वापस जाऊं। अम्मा के लिए 2 जोड़े, छोटे भाई के लिए जूते और अब्बा की कब्र पर नए कुतबे के पैसे इकट्ठे कर लूँगा। लेकिन कराची ने मुझे निगल लिया। जैसे ये शहर ख्वाबों को मिट्टी में दफन कर देता है। मेरे कदम लड़खड़ाते होटल के पीछे इस तंग कमरे की तरफ बढ़े जो मज़दूरों के लिए मखसूस था। 60 रुपये रोज़ के किराए पर वो भीगी दीवारों वाला कमरा मेरा ठिकाना था। अंदर दाखिल होते ही एक सांस में बाहर की गर्द निकाली और बदन को ढीला छोड़ दिया। दीवार पर एक कील में लटकी अम्मा की तस्वीर मेरी तरफ तकती थी। उनकी आंखों में अजीब सा एतमाद था, जैसे वो जानती हो इसका बेटा कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन मैं हार रहा था। दिन भर होटल की फर्श से लेकर बैतुल खला तक साफ करता, गर्म भाप में जलते बर्तन धोता, और जब चिकन से मुर्गों खालों की खुशबू निकलती तो मेरा पेट अजीब से शोर से गरजता। चेहरे पर पसीना, दिल में सवाल, क्या यही किस्मत है? रात की आखिरी शिफ्ट के बाद जब मैं सब मुलाजमीन नींद की आगोश में जा चुके, मैंने आहिस्ता से तकिए के नीचे से प्याज, नमक की डिबिया और चटनी का प्लास्टिक का डब्बा निकाला। सूखी रोटी को चटनी में डुबो कर खाने लगा। हारने वाला हर लग में उतरता तो एक याद ताज़ा होती, अम्मा के हाथ की रोटी, अब्बा की हंसी और पेशावर की वो सर्द रातें। तब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल धड़कने लगा। इस वक्त कौन? मैंने दरवाज़ा आस्ता से खोला। सामने रशीद भाई खड़े थे, होटल का शेफ़। अभी भूखा मर रहा है क्या? उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा। मैं खामोश रहा। उन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार में लिपटा कुछ मेरी तरफ बढ़ाया। खोला तो अंदर से 2 बोटियों वाला मुर्ग मुसल्लम निकला। मेरा दिमाग घूम गया। दिल चाहा कि चीख मारकर अम्मा को बता दूं, देखो अम्मा, ख्वाब पूरा हुआ। लेकिन अगले ही लम्हे दिल में एक काली परछाई उभरी। कहीं ये बचा हुआ खाना तो नहीं, या किसी घाक की प्लेट से बचा हुआ परेशान ना हो, ये तेरे लिए बचा के रखा था। रशीद भाई की आवाज़ में खलूस था। मेरी आंखों में नमी भर आई। शुक्रिया रशीद भाई। मुर्गी की खुशबू से कमरा महक उठा। मैंने पहला नवाला लिया, जैसे कोई कैदी बरसों बाद खुले आसमान के नीचे सांस लेता है। अगले दिन होटल में एक खास ग्राहक आया। वीआईपी कमरा इसके लिए तैयार किया गया। मुझे वहाँ की सफाई सौंपी गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, महंगे परफ्यूम और सिगार की मिली जुली खुशबू ने इस्तकबाल किया। मैं झाड़ू लगा रहा था कि अचानक नज़र बेड के नीचे पड़ी एक बटुए पर पड़ी। हाथ लरज गया। झुक कर उठाया तो अंदर 10,000 के नोट चमक रहे थे। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये तो किस्मत का दरवाज़ा है। एक शैतानी ख्याल उभरा, लेकिन फिर अम्मा की तस्वीर नज़रों के सामने आ गई। उसकी आंखें जैसे बोल रही थी, ना बेटा, ये तेरा नसीब नहीं। मैंने बटवा वहीं रखा और सफाई मुकम्मल करके बाहर निकल आया। शाम को मालिक ने बुलाया। तूने बटवा वापस क्यों किया? इसने सीधी आंखों में देखकर पूछा। अम्मा ने सिखाया है, हराम का नवाला कभी हलक से नीचे नहीं उतरता। मैंने जवाब दिया। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ऐसे लोग कम रह गए हैं। मुझे कुछ समझ ना आया, सिर्फ सर झुका कर वापस काम पे लग गया। लेकिन वो दिन मेरे लिए यादगार बन गया, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ प्याज और चटनी नहीं खाई थी, मैंने खुद को अपनी दयानत के एक बार फिर जीतते देखा। दिन का आगाज़ मामूल के मुताबिक हुआ। एक थकी हुई सुबह, कमर दर्द से टूटता बदन और होटल के बुर्जी खाने से उठती हुई सालन की खुशबू जो मेरे खाली पेट के साथ मजाक कर रही थी। मेरे काम का वक्त 7 बजे शुरू होता, लेकिन मैं 6 बजे ही होटल पहुंच जाता, ताकि किचन के पिछवाड़े बैठकर कुछ पल सुकून से अम्मा की यादों के साथ गुजार सकूं। आज होटल के वीआईपी कमरे नंबर 103 की सफाई मेरे जिम्मा बनी। कमरा वही था जहां अक्सर लोग आकर क्याम करते, वो जिनकी घड़ियों की कीमत से शायद मेरे जैसे दर्जनों ग्रहानों का खर्चा निकल आता हो। मैंने झाड़ू उठाई, अलमारी के कोने, बेड के नीचे और सोफे के पीछे की गिर्द साफ की। लेकिन जब मैं बाथरूम के पास पहुंचा तो नज़र एक चमकती चीज़ पर पड़ी। एक सोने की चेन, लंबी, भारी और कीमती। मेरे हाथ कब कँपाने लगे। दिल एक लम्हे को रुक सा गया। कमरे की खामोशी यकदम बोझ बन गई। ये किसी ने भूल कर छोड़ दी। दिल ने सरगोशी की। फिर दूसरा ख्याल उभरा, तो क्या किस्मत ने मौका दिया है? ले जा इसे बेचकर अब्बा की कब्र पर संगमरमर का कुतबा बनवा, अम्मा के लिए दवाइयाँ खरीद, अपने लिए जूते, कुछ तो कर। मेरे हाथ खुद ब खुद चैन की तरफ बढ़े। उंगलियों ने इसे छुआ और पूरे बदन में जैसे करंट दौड़ गया। सोने की ठंडक ने मेरी रूह तक को झंझोड़ दिया। एक लम्हे के लिए लगा जैसे मैं इस दुनिया से बाहर निकल आया हूँ, इस अंधेरी गुर्बत और चटनी वाली रोटी के दायरे से बाहर। लेकिन तभी अम्मा की आवाज़ दिल में गूंजी, याद रख बेटा, हराम का नवाला हलक में अटक जाता है। जो चीज़ तेरी नहीं वो कभी तेरा सुकून नहीं बन सकती। मेरे कदम पीछे हटने लगे। हाथ लरजते हुए चैन को वापस जगह पर रख आए। दिल अजीब कश्मकश में घिरा रहा। ज़मीर जैसे सीने से निकलकर आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहने को तैयार हुआ। कमरे से बाहर निकला तो पेट एक बार फिर खाली था, लेकिन दिल वो अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था।
रशीद भाई ने जब मुझे सर्द चेहरे और भीगी आंखों के साथ देखा तो पूछा, खैरियत है यार? मैंने हंसी में बात टाल दी। शाम के वक्त वहीं गाहक वापस आया, एक सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस पुरवकार शख्स जिसकी चाल में गुरूर कम और वकार ज़्यादा था। इसके साथ एक नौजवान लड़की भी थी। गालबन बेटी कमरे में कुछ भूल गया हूँ, लेकिन इसने नरमी से कहा। मैंने फ़ौरन कहा, सर सफाई के दौरान सोने की चैन मिली थी, ला कर दूँ? इसने हैरत से मेरी तरफ देखा जैसे मैं कोई नायाब चीज़ हूँ। वाकई? इसने आस्तगी से पूछा। मैंने जेब से वो शफाफ थैली निकाली जिसमें चैन महफूज रखी थी और उसके हवाले कर दी। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? खान, गुल खान। मैंने आस्था से कहा, खान ईमानदारी बड़ी चीज़ है, शायद तुम्हें इसका सिला अभी न मिले, लेकिन खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। इसके अल्फाज मेरे दिल में उतरते गए और दोनों चले गए। मैं देर तक खड़ा सोचता रहा। अगर मैंने वो चैन रख ली होती तो शायद आज मेरा पेट भरा होता, लेकिन ज़मीर का बोझ मुझे सोने न देता। इसी रात जब मैं कमरे में लौटा तो तकिए के नीचे एक छोटा सा लिफाफा रख पाया। हैरत से खोला तो अंदर 500 रुपये का नोट और एक मुख्तसर सी पर्ची थी। ईमानदारी का शुक्रिया। मैंने पर्ची को अम्मा की तस्वीर के साथ दीवार पर चिपका दिया और पैसे वो मैंने अम्मा के दवा खाने के खाते में जमा करा दिए। बारिश की वो रात कुछ अजीब सी थी। कराची की सड़कें कीचड़ और पानी से लबरेज थी। मैं थकन के मारे सुस्त कदमों से होटल के अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ रहा था, जहां होटल के मालिक फजल दीन साहब अक्सर आराम करते थे। आज सफाई की ड्यूटी वहां लगाई गई थी। ये कोई आम कमरा न था। कालीन ईरानी, सोफ़ा अतलवी और कमरे में ऐसी खुशबू जैसे अत्तर में वक्त में कैद होकर कमरे में दाखिल होते ही दिल एक अनजानी घबराहट से भर गया, जैसे कुछ होने वाला हो। फर्श पर झाड़ू देते हुए अचानक बेड के साथ रखा हुआ एक भूरा सा बैग नजर आया, आम सा खाकी रंग का, जो अक्सर बिजनेसमैन लेकर घूमते हैं। दिल में बेचैनी सी उठी। मैंने इर्द गिर्द देखा, कमरा खाली था। खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कन भी शोर लगने लगी। एक वसवसा उभरा, देख तो सही, शायद कुछ ज़रूरी चीज़ हो, शायद कोई सफाई में मदद करने की ज़रूरत हो। मेरी उंगलियों ने बैग का जिप पकड़ा, जिप खोला और अंदर जैसे क़यामत छुपी हुई थी। नोट, हजार हजार के नोट, कड़ियों की कड़ियाँ, जैसे खजाना सामने हो। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ गया, सांस लेना दोबर हो गया, आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने नोट निकाल कर गिना नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि इस बैग में मेरे कई सालों की कमाई छुपी थी। इतना पैसा कि अम्मा को हज करा सकूं, छोटे भाई को पढ़ा सकूं, अपने लिए एक छोटा सा कमरा ले सकूं जहां छत टपकती न हो। दिल ने कहा, ले जा इसे, तेरी किस्मत ने आज दरवाज़ा खोला है, अल्लाह का इनाम है, कोई नहीं देख रहा। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई, वही आवाज़ जो हर बार मुझे गुनाह से रोकती थी। अम्मा ने कहा, जो चीज़ तेरी ना हो वो कभी तेरा नसीब नहीं बन सकती। मेरे हाथ कांपने लगे, माथे पे पसीना आ गया, कमरे की दीवारें जैसे मुझ पर तंग होने लगी। बैग को वहीं रखा, जिप बंद की, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। या अल्लाह, तो मुझे इस आजमाइश से सुरखरू कर। मैं कमरे से निकलने ही वाला था कि दरवाजे के पीछे एक साया नजर आया। मैं चौंक गया। दरवाज़ा खुला, फजल दीन साहब थे, चेहरे पर हैरत और शायद एक आजमाइशी मुस्कुराहट। सब ठीक है खान? उन्होंने नरमी से पूछा। मैंने सर झुका लिया। जी, कमरे की सफाई कर रहा था। बैग नजर आया, लेकिन मैंने हाथ नहीं लगाया। उन्होंने चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखा, फिर बोले, मैंने बैग वहाँ खुद रखवाया था, एक जानबूझकर रखी गई आजमाइश थी। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्या? हाँ खान, होटल में कई बार चोरियां हो चुकी थी। मैं चाहता था कि जानूं किस पर भरोसा किया जा सकता है। तुमने आज मेरी उम्मीद पर पूरा उतर कर मुझे हैरान कर दिया। मैं खामोश खड़ा रहा। दिल में एक तूफान बरपा था, खुशी भी, हैरानी थी और अंदर कहीं भूख की एक नई चीख, क्योंकि सच तो ये था, मैंने कुछ नहीं चुराया, लेकिन वो नोट अब भी मेरे ख्वाबों में लहरा रहे थे। वो चमकती घड़ियां जिनमें मेरी तमाम ज़रूरतें छुपी थी, आज भी मुझसे दूर थी। फजल दीन साहब ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमने जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। कभी वक्त मिला तो तुम्हें इसका सिला ज़रूर दूंगा। मैंने सर हिलाया और कमरे से बाहर आ गया, लेकिन अंदर अंदर भूख अब भी चीख रही थी। बारिश के बाद की खनकी ने होटल के पिछले सहन में एक अजीब सी खामोशी बिखेर रखी। दोपहर का वक्त था, रश था, हर कोई मसरूफ़ था। गाहक आ रहे थे, जा रहे थे, प्लेटें धुल रही थी, बर्तन टकरा रहे थे। मैं हमेशा की तरह खामोशी से सफाई करता रहा, जैसे किसी ने मेरी ज़बान छीन ली हो। जिस्म मशीन बन चुका था और रूह सिर्फ सांस लेने का एक बहाना। कमरा नंबर 204 में एक खुश लिबास गाहक ठहरा था, जो हमेशा महंगा खाना मंगवाता और आधा छोड़ के चला जाता। इस दिन भी वैसा ही खा कर निकल गया। मेरे ज़िम्मे इसका कमरा साफ करना था। जब अंदर गया तो मेज़ पर एक प्लेट में बिरयानी, चिकन कढ़ाई और 2 नान रखे हुए थे। सिर्फ थोड़ा सा चखा गया, बाकी सब कुछ मुकम्मल। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गले से एक खाली सांस निकली, हाथ मेज़ पर टिक गया। वो खाना मेरी तरफ देखकर जैसे बोल रहा था, ले खा ले, कौन देख रहा है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और मेज़ के पास बैठ गया।
पहला नवाला हलक से उतरा तो जैसे जिस्म से जान आ गई, दूसरा नवाला, फिर तीसरा, लेकिन जैसे ही आखिरी नवाला लिया, दरवाज़ा पीछे से खुला, मेरी जान निकल गई। फजलुद्दीन साहब खड़े थे, इनकी आंखों में हैरत नहीं थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानते हों। मैं फ़ौरन खड़ा हो गया, प्लेट से दूर हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। वो आहिस्ता से आगे बढ़े, कुर्सी खींचकर बैठे, जेब से एक तयशुदा कागज़ निकाला, बगैर कुछ कहे इसे मेज़ पे रखा, इनकी नज़रें नीची करके कागज़ उठाया। मेरे हाथ कांपने लगे। ये वो माहिदा है जो तुमने नौकरी के पहले दिन दस्तखत किया था, याद है? इनकी आवाज़ सख्त नहीं थी, लेकिन खाली मुआहदे में वाज़ह लिखा था, अदारे की किसी भी चीज़ को ज़ाती इस्तेमाल में लाना चोरी के ज़ुमरे में शुमार होगा, मरतकब पर 2 लाख रुपये जुर्माना आयद होगा या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, ज़बान लड़खड़ा रही थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मजबूरी थी, बहुत भूख लगी थी। इनके चेहरे पे तासर ना आया, लेकिन खामोशी भी दर्दनाक थी। खान, मैं तुम्हें इज़्ज़त देता रहा, तुम्हें अपनी कीमती कमरों तक रसाई दी, तुम पर एतमाद किया, और तुमने मैंने नीचे देखा, जिस्म पसीने से तर, आंखें भीग चुकी थी। मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, वो बोले, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, हराम का नवाला सिर्फ मैदा नहीं, ज़मीर भी हजम नहीं कर पाता। तुम जैसे लोग अगर भेज दें तो फिर बाकियों का क्या होगा? मैंने ज़मीन पर बैठकर इनके पाँव पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ौरन पीछे हटकर कहा, नहीं, इज़्ज़त तब मिलती है जब इंसान खुद को संभालता है। तुम्हें एक मौका देता हूँ, फैसला तुम पर है। 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करो, या जो मैं कहूँ वो मान लो। मैंने चौंक कर इनकी तरफ देखा। क्या मतलब? कल शाम तक वक्त है, अगर पैसे दे सकते हो तो ठीक, वरना एक और रास्ता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं साकत खड़ा रहा, ज़बान गंग, दिमाग मफलूज। आप जा सकते हो, उन्होंने इशारा किया, और मैं लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे से निकला तो लगा जैसे दुनिया की हवा बदल गई हो, हर शख्स मुझे घूर रहा हो, हर दीवार मेरे खिलाफ हो गई हो। वापस अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया, और अम्मा की तस्वीर के सामने बैठकर देर तक रोता रहा। वो खाना जो पेट में था अब जहर लगने लगा। मैंने सोचा, अगर मैंने ईमानदारी से सोने की चैन वो लौटा दी, बैग वापस रख दिया, तो आज ये बचा हुआ नवाला मुझे क्यों इतना महंगा पड़ गया। लेकिन शायद ये वो नवाला था जो ज़मीर के खिलाफ जाकर हलक में उतरा था, और ऐसा नवाला अक्सर कीमती तरीन सबक बन जाता है। सुबह की रोशनी जैसे मेरे चेहरे पर तमांचा मार रही थी। दिल चाहता कि होटल ना जाऊं, मगर फरार मुमकिन ना था। मेरी साख, मेरी रोज़ी और शायद मेरी ज़िंदगी, सब कुछ अब एक आदमी के हाथ में था। वही आदमी जिसकी नज़रों में मैं कल चोर बन बैठा था। होटल पहुंचा तो माहौल पहले जैसा ना था, हर चीज़ बोझल, हर निगाह शक भरी, जैसे सबको मालूम हो मैंने कुछ गलत किया। किचन में रशीद भाई ने सलाम किया, मगर इनकी आवाज़ में वो गर्मजोशी न थी। मैं खामोशी से अपनी ड्यूटी पर लग गया। हाथ चल रहे थे, मगर दिमाग सुन था। दोपहर के करीब मुझे फजलुद्दीन साहब के कमरे में बुलाया गया। दिल धक धक करता रहा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने हल्का सा दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ खान। दरवाज़ा खोलकर अंदर हुआ। वो अपनी बड़ी मेज़ के पीछे बैठे थे। उनके चेहरे पर नरमी थी, मगर आंखों में वहीं परखती हुई सख्ती। मैंने हिचकिचाते हुए हाथ जोड़े, सर झुकाया। साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ कर दीजिए, मजबूरी थी, पेट की आग। उन्होंने आगे हाथ उठाकर मुझे चुप करा दिया। खान, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूँ, लेकिन कानून कानून होता है, वो सबके लिए बराबर है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। तनख्वाह से काट लीजिए, जितना चाहें, जैसे चाहें, बस पुलिस में ना दीजिए। मेरे लिए जेल मौत से बदतर होगी। अम्मा मर जाएगी खबर सुनकर। कमरे में खामोशी छा गई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कुर्सी की पुष्ट से सीधे होकर बैठे। एक रास्ता है, उन्होंने कहा। मेरे कान खड़े हो गए। उम्मीद की एक नई किरण चमकी, मगर साथ ही खौफ भी। एक शर्त है, अगर मानो तो सब माफ़। मैंने फ़ौरन सर हिलाया। कहिए साहब, जो भी हो मैं मंजूर करता हूँ। उन्होंने कुछ लम्हे मुझे देखा, फिर कहा, मेरी बेटी से निकाह करो। कमरे की ज़मीन जैसे मेरे कदमों तले से खिसक गई। दिल रुक गया, दिमाग सन्नाटे में चला गया। मैं इनकी तरफ देखता रहा, आंखें फाड़ कर। क्या मैंने बमुश्किल ज़बान खोली। हाँ हाँ, मेरी बेटी तालीम याफ्ता है, बाइज़्ज़त है, मगर मैं उसके लिए एक ऐसा शोर चाहता हूँ जो दयानतदार हो। मैंने तुम्हें कई बार आजमाइश में डाला, चैन, पैसे, बैग, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, और तुम हर बार कामयाब निकले, सिवाय एक बार के। मगर वो भी मैं समझ सकता हूँ। मैं सांस लेना भूल चुका था। कमरे की फ़िज़ा भारी हो गई थी। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी के शोहर बनो। मेरे जहन में हंगामा बर्पा हो चुका था। ये कैसा इंसाफ था, ये कैसी सज़ा या इनाम। एक बेटी, एक नौकर, और रिश्ता। साहब, मैं एक गरीब पठान हूँ, सफाई करता हूँ, मैं आपके लायक नहीं। ये तुम ना तय करो, ये मैं तय कर चुका हूँ। हाँ, तुम्हें 2 दिन की मोहलत है, या तो 2 लाख रुपए दे दो या निकाह कर लो, फैसला का तुम्हारा होगा। कल रात 12 बजे तक जवाब दो। मैं कमरे से निकला तो मेरे कदमों में जान न थी। दिल पर एक भारी पत्थर आ गिरा। मैं सड़कों पर बेमकसद चलता रहा। शहर की रोशनियाँ आज मुझे तंजिया लग रही थी। हवा में नमी थी और मेरी आंखों में आंसू। रात के मैं अपने कमरे में वापस पहुंचा। मैंने अम्मा को फ़ोन किया।
अम्मा, अगर किसी ने कहा हो कि वो तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी देना चाहता है तो क्या तुम मानोगी? अम्मा खामोश हो गई। फिर पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने सब कुछ बताया। अम्मा ने कुछ देर के बाद आस्था से कहा, अगर वो शरीफ लोग हैं तो निकाह हराम नहीं होता, लेकिन फैसला तुम्हारा है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। काल बंद हुई तो कमरे की खामोशी ने एक नई सूरत इख्तियार की। वक्त वो तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। कल रात 12 बजे फैसला देना था और मैं अब तक फैसला न कर पाया था। कराची की हवाएं उस दिन कुछ अजीब लग रही थी, जैसे शहर के कोने कोनों में मेरा ही फैसला लिखा हो। मेरे सामने मेज़ पर वही फ़ोन रखा था जिससे कल रात अम्मा को सब बताया था। अब तक मैं उसकी थकी थकी आवाज़ को अपने दिल से नहीं निकाल पाया। बेटा, ये कैसी आजमाइश है? क्या वाकई उसने ये कहा है? हाँ अम्मा, उसने कहा है या तो निकाह कर लो या 2 लाख जुर्माना अदा करो, और कल रात 12 बजे से पहले जवाब देना होगा। अम्मा की सांसों में घबराहट वाज़ह सुनाई दे रही थी। फिर वो कुछ देर चुप रही और आहिस्ता से बोली, तुम्हारा बाप होता तो शायद कहता मर्द को अपनी पसंद से जीना चाहिए, लेकिन मेरी माँ कहती थी कभी भी हालात से ना डरो, सिर्फ ज़मीर को ना हारने दो। मेरी आंखें भीग गई। माँ की बातें कभी सीधी नहीं होती, लेकिन उनमें अजीब सी रोशनी होती, ऐसी रोशनी जो अंधेरे में रहनुमाई करती। अम्मा ने अगले दिन जेवर बेच दिया। बाप की यादगार चूड़ियाँ, अपना कान का झुमका और वो छोटा सा नाजुक लाकर जो उनके निकाह के वक्त मिला था। लाहौर के एक पुराने सोने वाले ने खालिस जेवर समझकर 50,000 रुपये दे दिए। 50,000 और ज़रूरत 2 लाख की थी। मैंने नोटों की वो गड्डी हाथ में ली जैसे वो किसी सांप की गर्दन हो। जिसम में सर्द सी कपकपी दौड़ गई। क्या मैं वाकई वो बेटा था जो अम्मा के जेवर भिजवा कर भी मसला हल न कर सका? होटल वापस आया तो फजलदीन साहब अपने दफ्तर में थे। मैंने लरजते हाथों में लिफाफा उनके सामने रखा। ये 50,000 है, अभी और का बंदोबस्त करता हूँ, वक्त दे दीजिए प्लीज़, पुलिस में ना दीजिए। उन्होंने नोटों की तरफ देखा भी नहीं, बस कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर मेरी आंखों में झांका। खान, तुम्हें वक्त दिया गया था फैसला करने के लिए। ये रकम इस वक्त बेकार है, या तो 2 लाख मुकम्मल दो या निकाह करो। रात 12 बजे के बाद मेरे पास कोई तीसरा रास्ता नहीं होगा। मेरे कदमों तले ज़मीन ने लरजना शुरू कर दिया। मैं खामोश खड़ा रहा, खामोशी जो इंसान की आवाज़ छीन लेती है। मैं कमरे से निकला तो दिन का सूरज गरूब होने को था। मैं दोस्तों से रब्ता किया और सब जिन्होंने कभी कहा था कि भाई तेरे लिए जान भी हाजिर है, आज सब के बहाने अलग अलग थे। किसी की माँ बीमार, किसी का कारोबार ख़राब, किसी की बीवी ने सख्ती से मना किया था। रात का अंधेरा मुकम्मल छा चुका था। होटल वापस आया तो दीवारों से भी जैसे वक्त टपक रहा था। हर घड़ी मुझे घूर रही थी, हर नज़र जैसे पका रही थी, फैसला दो खान, फैसला दो। कमरे में वापस आकर मैंने अम्मा की तस्वीर के सामने शम्मा जलाई। उसकी रोशनी में उसकी आंखें कुछ और ही बोल रही थी। अम्मा, आज अगर मैं निकाह कर लूँ तो क्या आप शर्मिंदा होंगी? तस्वीर ने कोई जवाब न दिया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। 12 बजने में भी वक्त चंद लम्हे थे। मैंने ठंडी सांस ली, अपने आप को आईने में देखा। एक मामूली सा लड़का जिसका लिबास आम, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वो एक चीज़ थी जो कीमती थी, सच। मैंने दरवाज़ा खोला और फजलदीन के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। फैसला अब होना ही था। मैंने दफ्तर के दरवाजे के सामने पहुंचा तो घड़ी ने 12 बजने की पहली घंटी बजाई। मैंने दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, आ जाओ खान। दरवाज़ा खुला। फजलदीन साहब मेज़ के पीछे बैठे थे। उनके चेहरे पर न सख्ती थी न नरमी, बस इंतज़ार। में आस्था से चलता हुआ इनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरी आवाज़ कहीं गुम थी, ओंठों पर खुश्क दिल हलक में अटका हुआ। उन्होंने कोई जल्दी नहीं की, सिर्फ मेरी तरफ देखा और कहा, फैसला कर लिया? मैंने ओंठ खींच कर सर हिलाया। इनके चेहरे पर पहली बार एक रोशनी की नजर आई, एक सुकून। उन्होंने कुर्सी की पुश्त से सीधा होकर बैठते हुए कहा, ठीक है, कल निकाह होगा। गवाह, मौलवी, सब मैं खुद बुलाऊंगा, तुम्हें बस तैयार रहना है। मैंने दोबारा सर झुका लिया। अल्फाज मेरे गले में फंसे हुए थे। फजलदीन साहब ने आस्था से कहा, खान, ये आसान फैसला नहीं था, जानता हूँ, मगर कभी कभी ज़िंदगी वो रास्ते दिखाती है जो आम अकल को समझ नहीं आते। तुम बस भरोसा रखो। मैंने उनकी बात काट कर पहली बार सवाल किया, साहब एक बात बताएं, वो लड़की क्या? वो मुस्कुराए, एक थकी हुई मगर मुतमिन सी मुस्कुराहट। कल सब पता चल जाएगा खान, अभी तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि जिनका ज़बरदस्ती नहीं, ना सज़ा ना एहसान, ये एक फ़ैसला है जो मैंने अपनी बेटी और तुम्हारी ईमानदारी के दरमियान किया। मैं उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाया, मगर इस वक्त इतनी हिम्मत भी नहीं थी। मैं चुपचाप उठा, दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। और बाहर होटल की राहदारियों में एक बार फिर वही खामोशी थी, मगर अब इस खामोशी में वसवसे नहीं थी, एक फ़ैसला था और उस फैसले का इंतज़ार। सुबह की रोशनी होटल की खिड़कियों से झांक रही थी, जैसे अंदर का सच बाहर झांकना चाहता हो। मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था, सफ़ेद कुर्ते पर हाथ फेर रहा था, जैसे ये मेरे बदन का लिबास नहीं, कोई अजनबी शनाख्त हो जो आज से मेरे साथ चिपक जाएगी। दिल की धड़कन तेज़ थी, जैसे अंदर कोई बच्चा है जो किसी अनजानी
जगह पर छोड़ दिया गया हो। फजलुद्दीन साहब ने सब कुछ खुद संभाला था। निकाह हुआ, 2 गवाह और होटल की पलाई मंजिल पर एक सादा सा कमरा, जहाँ ये सब होना था। उन्होंने मुझसे कहा, खान बस वक्त पर पहुंच जाना, बाकी सब मैं देख लूँगा। उनके लहजे में सुकून था, मगर मेरे दिल में एक तूफान जारी था। निकाह के वक्त जब मौलवी साहब ने मेरा नाम पकारा तो मेरी ज़बान खुश्क हो चुकी थी। मैंने लरजती आवाज़ में कबूल है कहा तो लगा जैसे किसी गहरे कुएं में गूंज सुनाई दी हो। मैंने कांपते हाथों से निकाह नामे पर दस्तखत की। कलम जैसे हाथ से फिसलता जा रहा था, जैसे वो भी मेरे फैसले से मुतफिक ना हो। फजलुद्दीन साहब मेरे साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, शायद किसी तवील इम्तिहान के ख़त्म होने का सुकून। गवाहों ने दस्तखत किए, मौलवी साहब ने दुआएं पढ़ी और फिर सब ख़त्म हो गया। मैं शादीशुदा हो चुका था, लेकिन किसी ने हल्के से हाथ पकड़कर मुझे साथ वाले कमरे की तरफ ले जाया। वो कमरा जहाँ मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही थी। बीवी ये लफ्ज़ मेरे लिए अब भी अजनबी था। होटल के उस बलाई कमरे में रोशनी मध्यम थी। कमरे के पर्दे हवा के हल्के झोंकों से थोड़े थोड़े सिरक रहे थे, जैसे खामोशी की सांसें भर रही हूँ। दिल में एक अजीब सी खलबली थी, जैसे दिल और दिमाग किसी अनजाने मुकाबले में मसरूफ़ हों। कदम खुद ब खुद बढ़ रहे थे, मगर हर कदम पर वसवसे, खौफ और एक नाकाबिले यकीन कैफियत मेरे वजूद को झकड़े जा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो हाथ होले से कांप रहे थे। एक नरम से खुशबू अंदर से आ रही थी, ऐसी खुशबू जो किसी महंगे अत्तर की नहीं बल्कि तहजीब और वक़ार की खुशबू थी। कमरे में दाखिल हुआ तो पहला मंजर ही मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। सामने वो बैठी थी, मेरी बीवी नूर। सफ़ेद दुपट्टा सर पर था, आंखें नीची, चेहरा मुकम्मल सुकून का अक्स। इसकी आंखों के नीचे हल्की सी नींद की लकीर थी, लेकिन इनमें थकन नहीं, हजा थी। वो नहायत खूबसूरत थी, लेकिन वो खूबसूरती महज चेहरे की नहीं थी। इसके वजूद में एक अजीब सा तकद्दुस था, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आई हो। हाथों पर गहरी मेहंदी कलाइयों में बारीक चूड़ियाँ और अंदाज ऐसे जैसे किसी शहजादी को ज़मीन पर उतारा गया हो। मैं चंद लम्हे वहीं दरवाजे पे साकत रहा, मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। ये वही लड़की थी जिसके बारे में मैंने वहम बांधे थे। कभी सोचा था बीमार होगी या माजूर या दुनिया से कटी हुई कोई खामोश सी औरत होगी, मगर वो तो मेरे ख्यालों से कहीं ज़्यादा खालस और पाकीज़ा निकली। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने आस्था से आंखें बंद की और फिर खोली। शायद ये सब ख्वाब हो, लेकिन वो मंजर जूं का तू मेरे सामने था। वो आहिस्ता से बोली, बैठ जाए। इसकी आवाज़ में ऐसा सुकून था जैसे बारिश के बाद की खामोशी। धरती। उसने ना तंज किया, ना सवाल, ना शिकायत, जैसे उसे मेरी माजी को देखा ही ना हो, या शायद देखा और माफ़ कर दिया हो। मैं धीरे से चलता हुआ कमरे के एक कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गया। नज़रें नीचे झुकी हुई थी। दिल में एक नदामत थी, एक सवाल था, एक शायद थोड़ा सा डर भी। आपको शायद मेरी तरफ से बहुत से सवाल होंगे, मैंने आस्था से कहा। इसने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और इतनी खामोशी से मुस्कुराई कि मेरे अंदर का हर वसवसा दम तोड़ गया। सवाल तब होते हैं जब तवक्को हो, उसने कहा, और मुझे पता है ये रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं हुआ। उसने सच्चाई ने मेरे सीने में एक छोटा सा खंजर उतार दिया। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये रिश्ता ना मैंने मांगा था, ना उसने। ये फैसला किसी और का था, लेकिन हम दोनों इस फैसले के हिस्सेदार बन चुके थे। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब हम एक हकीकत हैं, और मेरे बाबा ने अगर आपको चुना तो कोई वजह ज़रूर होगी। मैंने नज़रें उठाकर पहली बार उसकी आंखों में बराह रास्त देखा। वहाँ कोई शिकायत ना थी, सिर्फ एक खामोश फहम थी, जैसे वो समझ चुकी हो ज़िंदगी में सब कुछ मर्जी से नहीं होता, कुछ फैसले तकदीर से भी बड़े होते हैं। नूर, मैं एक आम सा इंसान हूँ, ना तालीम, ना हैसियत, ना कोई शान शान बात, बस एक सच्चाई जो मैंने कभी नहीं झुठलाई, और वही तो सबसे बड़ी बात है। खान साहब। उसने पहली बार मेरा नाम लिया और मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। उस रात हमने ज़्यादा बातें ना की। कुछ लम्हे खामोशी से गुजरे, कुछ नज़रों के तबादले, और कमरे में हल्की रोशनी और पर्दों के हलने की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता था। लेकिन अंदर अंदर एक तब्दीली शुरू हो चुकी थी। वो लड़की जिसे मैंने शक के निगाह से देखा, जिसे मैंने ऐबदार समझा, वो मेरे लिए बाहिस सुकून बनने लगी। और मैं जो खुद को हमेशा एक नाकाम बेहैसियत इंसान समझता रहा, उसकी मौजूदगी में पहली बार खुद को थोड़ा कीमती महसूस करने लगा। ये शादी किसी रवायती मोहब्बत या ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं हुई थी, लेकिन उसमें अजीब सी पाकीज़गी थी, एक खामोश वादा जो लफ्ज़ों के बगैर निभाया जा रहा था। कमरे में बैठे बैठे मैंने दिल में ऐद किया, चाहे ये रिश्ता जैसा भी हो, मैं इसे निभाऊंगा। उस लड़की के लिए जिसने बिना किसी गिले शिकवे के मुझे कबूल किया, और उस बाप के लिए जिसने मेरी सच्चाई पर यकीन किया। रात गुजरती रही, खामोशी अपनी चादर फैलाए रही, और मेरे दिल में पहली बार ये ख्याल जगा, शायद मेरी ज़िंदगी में भी अब कोई नया सूरज दिलू होने वाला है। होटल की राहदारियों में मेरा चलना पहले जैसा नहीं रहा। वही ज़मीन, वही दीवारें, वही खुशबुएं, लेकिन अब नज़रें बदल चुकी थी। पहले जहाँ लोग मुझे सिर्फ एक सफाई वाले की हैसियत से जानते थे, अब वहीं लोग झुककर सलाम करते थे। मेरे हाथों से झाड़ू छूट चुका था,
अब उन्हीं हाथों में फाइलें, चाबियां और एक नई जिम्मेदारी आ चुकी थी। होटल का मैनेजर बन चुका था। मैं ये तब्दीली एक ख्वाब की तरह थी और हर लम्हा एक इस ख्वाब में बेदार खड़ा था। हैरत ज़दा गुमसुम फजलुद्दीन साहब ने निकाह के अगले हफ्ते मुझे दफ्तर में बुलाया था। उन्होंने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर कहा, खान, अब तुम सिर्फ मेरे दामाद नहीं, मेरे भरोसे का नुमाइंदा भी हो। मैं चाहता हूँ तुम होटल का निज़ाम संभालो। मैं सख्ते में आ गया। एक लम्हे को दिल ने समझा वो मजाक कर रहे हैं, मगर उनके चेहरे पर वही संजीदगी थी जो हमेशा मेरे फैसले के वक्त होती थी। साहब, में क्या आता है, मैंने तो कभी हिसाब किताब भी पूरा नहीं सीखा। मैंने लरजते लहजे में कहा। वो मुस्कुराए। जो शख्स खुद को सीखने वाला मानता है वही सब कुछ सीख लेता है, और जो सच बोले वही हर कारोबार का असल मैनेजर होता है। इस दिन के बाद ज़िंदगी जैसे नया मोड़ मुड़ गई। अब मैं रोज़ाना साफ़ सुथरा लिबास पहनता, दफ्तर वक्त पर आता, फाइलें देखता, मुलाजमीन से बात करता। रशीद भाई अब मेरे मातहत थे, लेकिन उनकी नज़रों में वही पुरानी मोहब्बत थी। अब उसमें इज़्ज़त भी शामिल हो चुकी थी। सब कुछ बदल रहा था, लेकिन एक चीज़ अब भी वैसी थी, मेरी आजिज़ी। क्योंकि मैं जानता था ये जो कुछ मिला है वो महज मेरे हुनर का सिला नहीं, ये कोई और बात है, कोई ऐसा राज जो अभी तक मेरे सामने नहीं आया। नूर, मेरी बीवी, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। ना उसने कभी मेरी गुर्बत पर तंज किया, ना मेरी सादगी पर कोई बात छेड़ी। वो खामोशी से हर रोज़ मेरी कमीज़ इस्त्री करती, दोपहर को खाने का ख्याल रखती और रात को मेरे साथ वही पुरानी छत तले सादा ज़िंदगी गुजारती, जैसे वो कभी रईसजादी थी ही नहीं। मैं अक्सर उसे देखता जब वो मेरे सामने बैठी होती। उसकी आंखों में सुकून होता, लबों पर मुस्कुराहट, और उसकी खामोशी में एक हौसला। कभी कभार रात को मैं इससे पूछने लगता, तुम्हें कभी अफसोस नहीं हुआ मेरी जैसे मामूली इंसान से शादी करके? वो हल्के से मुस्कुरा कर कहती, कभी भी नहीं। मैंने तुम्हें पसंद नहीं किया, बाबा ने किया, लेकिन अब तुम्हें जाना तो खुशी होती है कि उनकी निगाह कभी धोखा नहीं खाती थी। मैं चुप हो जाता। उसका यकीन मेरे लिए नई हिम्मत बन जाता, लेकिन दिल के अंदर एक सवाल मुसलसल गूंजता रहता। ऐसा क्या था मुझ में जिसने फजलुद्दीन साहब जैसे बावकार और तजर्बाकार शख्स को ये सब कुछ देने पर मजबूर कर दिया? क्यों उन्होंने मुझे न सिर्फ अपना दामाद बनाया बल्कि अपने कारोबार का वारिस भी? आखिर ऐसा क्या था जो मैं खुद नहीं जानता? एक दिन मैंने फैसला किया कि इस सवाल का जवाब ढूंढ कर रहूँगा। फजलुद्दीन साहब उस वक्त अपने दफ्तर में थे। मैंने आस्था से दरवाज़ा खड़काया। अंदर से मानूस आवाज़ आई, आ जाओ खान। मैं अंदर दाखिल हुआ। वो मेज़ पर कुछ कागजात देख रहे थे। मुझे देखकर मुस्कुराए। खैरियत, आज कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने कुर्सी खींचकर उनके सामने बैठते हुए कहा, साहब, एक बात पूछनी है। उन्होंने चश्मा उतार कर मेज़ पर रखा, दोनों हाथों को आपस में जोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। पूछो खान। मैंने गहरी सांस ली। साहब, मैं सब कुछ पा चुका हूँ। आपकी बेटी जैसी नेक सीरत औरत मेरी बीवी है, आपका कारोबार मेरे हवाले है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन दिल में एक बात बार बार आती है, आखिर आपने मुझ पर इतना भरोसा कैसे किया? फजलुद्दीन साहब की आंखों में चमक आ गई, जैसे इसी लम्हे का इंतजार कर रहे हो। भला आखिर वो सवाल आ ही गया जो बरसों से तुम्हारे दिल में पल रहा था। मैं शर्मिंदगी से मुस्कुरा दिया। जी, मैं जानता हूँ शायद ये सवाल करना मुनासिब नहीं, लेकिन जानना चाहता हूँ। क्यों? वो अपनी कुर्सी से थोड़ा सा पीछे हुए, गहरी सांस ली और छत को देखते हुए बोले, खान, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, दौलत, इज़्ज़त, धोखा और मुनाफिकत। मेरे कारोबार ने मुझे अमीर बनाया, लेकिन लोगों पर भरोसा करना मुश्किल कर दिया। अक्सर जो सामने झुकते थे पीठ पीछे खंजर रखते थे। मैंने कई बार अपनी ईमानदारी का सिला धोखे की सूरत में पाया। इनकी आवाज़ में एक तल्ख माजी बोल रहा था, मेरी बेटी नूर, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। जब उसके लिए रिश्ता देखने का वक्त आया तो मैंने तय किया कि दौलत, हसब नसब या चमकती डिग्रियों को नहीं देखूंगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, दयानत। खालिस दयानत। में खामोशी से सुनता रहा। दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैंने होटल में कैमरे लगवाए, हर कमरे में, हर कोने में। ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं थे, ये भरोसे का पैमाना थे। मैंने कई मुलाजमीन को छोटी छोटी चोरियों में रंगे हाथों पकड़ा। तुम जब आए तो मैंने तुम्हें भी जांचा। चैन, बैग, खाने की आजमाइश, सब कुछ मेरे इल्म में था। मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा रद्द अमल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे वसवसे और तुम्हारा ज़मीर। मेरी आंखें भीग गईं। दिल ने एक अनजानी सरशारी महसूस की, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो रहा हो। और जब तुमने सच्चाई के रास्ते को चुना, अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी, तो मैंने फैसला कर लिया, यही लड़का मेरी बेटी के काबिल है। क्योंकि शोर सिर्फ शोर नहीं होता, वो औरत की हिफाजत, उसकी इज़्ज़त, उसके ख्वाबों का निगरान होता है। और जो ईमानदारी से अपने रब से नहीं डरता, वो कभी औरत को इमानत नहीं समझ सकता। मेरे लब खामोश थे मगर दिल रो रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मैंने उन्हें साफ नहीं किया। साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही हूँ जो मेरे माँ बाप ने बनाया। मेरे अब्बा तो नहीं रहे, लेकिन अम्मा ने जो सिखाया वही आज तक संभाला हुआ है।
फजल दीन साहब ने मुस्कुराकर मेरा हाथ थामा। तुमने अपने किरदार से जो सबक दिया वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, और यही तुम्हारी असल डिग्री है खान। वो लम्हा मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी सिन था। मैं जो कभी होटल के कचरे उठाता था, आज उसी के मालिक के दिल में अपना मुकाम पा चुका था। वापसी पर मैं होटल की राहदारी से गुजरते हुए रुक गया। एक वही कमरा जहाँ मैंने चैन लुटाई थी, एक वही कमरा जहाँ बैग रखा था, एक वही गोशा जहाँ बैठकर बचा हुआ खाना खाया था। इन जगहों की खामोशी अब मुझसे कुछ कह रही थी। ये वो जगह थी जहाँ मेरे ज़मीर ने जंग लड़ी थी, और आज वही ज़मीर मेरा सबसे कीमती सरमाया बन चुका था। ज़िंदगी ने कभी मेरे सामने एक नया चेहरा खोल दिया था, एक ऐसा चेहरा जो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा। वही होटल जहाँ की मैं कभी सफाई करता था, अब मेरी निगरानी में चल रहा था। वही लोग जिनके बर्तन धोते धोते मेरे हाथ छिल जाते, अब मेरे मुस्तैद थे। वक्त की ये चाल शायद बहुतों को हैरान करती, मगर मुझे तो खुद अपनी हकीकत पर यकीन नहीं आता था। जिस रात फजल दीन साहब ने मेरे सामने अपनी बेटी का हाथ और अपना कारोबार पेश किया, इस रात मैंने खुद को किसी और दुनिया में पाया। वो जुमले जो उन्होंने कहे आज भी मेरे दिल में नक्श हैं। दयानत खान वो खजाना है जिसे चोरी नहीं किया जा सकता। तुमने वो खजाना संभाला, इसलिए अब तुम इसका वारिस हो। मेरे कदमों तले ज़मीन इस वक्त खिसकी थी जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने खून पसीने से सेंचा हुआ होटल मेरे सुपुर्द कर दिया। मैं उनकी आंखों में ना फख्र देखा, ना गुरूर, सिर्फ एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उन्होंने बरसों से संभाल कर रखा हो, बोझ किसी ऐसे कंधे पर रखा हो जिस पर भरोसा किया जा सके। मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकता जब पहली बार मालिक के कमरे में बैठा। वही कमरा जहाँ एक दिन मैंने नोटों से भरा बैग देखा, वही जगह पर वही मेज़, लेकिन आज वो सारी चीज़ें मेरे सामने थी, मेरे इख्तियार में। मगर मेरे दिल में आज भी वही पुरानी लर्जिश थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अब ये लर्जिश खौफ की नहीं बल्कि शुक्र की थी। नूर मेरी बीवी, मेरी खामोश ताकत, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। उसने कभी मेरे माजी पर सवाल नहीं किया, कभी मेरे सादापन पर हंसी नहीं, कभी मेरी खामोशी से घबराहट नहीं हुई। वो समझ चुकी थी कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं, ना किसी गैर मामूली हैसियत का ख्वाहिशमंद। मैं बस एक सादा सा इंसान था जिसने अपनी सच्चाई से खुद को पहचाना। उस सच्चाई ने ही उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम दिया। अक्सर रातों को जब हम छत पर बैठते तो नूर आसमान की तरफ देखकर कहती, देखो खान, वो जो सबसे चमकता सितारा है ना, वो तुम्हारा है। मैं मुस्कुरा देता, लेकिन वो शायद उस दिन से चमकने लगा जब तुमने मेरी ज़िंदगी में आई। नूर हंसती थी, लेकिन उसकी हंसी में जो सुकून होता वो मुझे यकीन दिलाता कि ये ज़िंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं रही, ये हमारे होने की गवाही है। फजल दीन साहब ने अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे मेरे हवाले करना शुरू कर दी। अकाउंट्स, सप्लाइजर, सिक्योरिटी, स्टाफ की तनहाई, सब कुछ। शुरू में मैं घबरा गया था, लेकिन उन्होंने कहा जो शख्स ज़मीर से डरता है वो कभी किसी को नुकसान नहीं दे सकता। बस वही लोग लीडर बनते हैं जो अपने नफ्स को काबू में रखते हैं। मैंने हर दिन एक नई सीख के साथ गुजारा। जहाँ गलती हुई वहीं माफ़ी मांगी, जहाँ सीखा वहीं शुक्र अदा किया। मुझे मालूम था इस मकाम तक पहुँचने में सिर्फ मेरे कदमों का सफ़र नहीं, बल्कि मेरे ज़मीर की कुर्बानी, मेरी भूख, मेरी आजमाइशें और सबसे बढ़कर मेरा सच शामिल था। अब मैं जब किसी नए मुलाजिम को देखता तो उसमें अपना अक्स ढूंढने लगता। उनकी आंखों में भूख देखता, हाथों में खटनाई और दिल में ख्वाब। अक्सर इन्हें भुला कर कहता, मेहनत करो, लेकिन दिल से ईमानदारी कभी रहका नहीं जाती। वक्त लगता है मगर सिला ज़रूर मिलता है। एक दिन होटल के पिछले कमरे में गया जहाँ पहले मेरा ठिकाना होता था। वही छोटा सा स्टोर रूम, वही नमी वाली दीवार पर अम्मा की तस्वीर के फ्रेम पर अब भी गिर्द जमी हुई थी। मैंने हाथ से साफ किया, तस्वीर उठाई और दिल से कहा, अम्मा तेरा बेटा आज भी वही है। बस कपड़े बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन ज़मीर वही है। अम्मा को फ़ोन करके जब मैंने सारी बातें बताई तो वो रो पड़ी। बोली, बेटा जो रिस्क दयानत से आता है वो नस्लों को संवारता है। आज तेरा बाप होता तो तुझे सीने से लगा कर कहता, ये है मेरा असल वारस। मेरी आंखों से आंसू रवा होंगे। वो आंसू फ़ख्र के थे, शुक्र के थे, और एक ऐसे सफ़र की याद के थे जो मिट्टी से चमक तक पहुंचा था। मैं सोचने लगा शायद किस्मत सिर्फ पैसों से नहीं बनती, दयानत से बनती है। क्योंकि दौलत छीन सकती है, ताकत ख़त्म हो सकती है, लेकिन सच्चाई वो इंसान का असल जेवर है। जब वो जेवर दिल में हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे फ़कीर नहीं बना सकती। आज भी जब मैं होटल की राहदारी से गुजरता हूँ तो वो कमरे, वो कोने, वो लम्हे याद आते हैं जब मैंने खुद को बहुत मामूली समझा। जब मैंने चैन वापस की, बैग छोड़ा, वो नवाला चखा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और अब वो हर लम्हा मेरे साथ है, क्योंकि वो लम्हे मेरे ज़मीर की गवाह हैं। ज़िंदगी मुझे बता चुकी है ईमानदारी बोझ नहीं,